Hello everyone. So today we are going to start biotechnology chapter 12 and its applications, supplementary material. As some part of it has been skipped from chapter, so it's given here. So let's start with it. Here it is, biotechnology and its application. So स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टेम सेल क्या होती है, ये सेल्स कहाँ क्या काम आते हैं। स्टेम सेल सिंपली इन सेल्स का मतलब ये होता है कि ऐसी सेल्स हमारी बॉडी की जिनमें पोटेंशियल होता है कि वो एक कंप्लीट बॉडी को दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर सके, कंप्लीट बॉडी बना सके, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकती हैं। वो सेल्स जो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बर्थ कर सकती है, बना सकती है, नया फॉर्म दे सकती है, उनको स्टेम सेल्स बोलते हैं। तो सेल दैट हैज द एबिलिटी टू सेल्फ रिन्यूअल, जब वो एक ऐसी सेल जो खुद को नया रिन्यू कर सकती है, सेल्फ अपने आप को रिन्यू कर सकती है, नया बना सकती है, टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू द एनी किंग ऑफ टिश्यूज और सेल्स। तो किसी भी टिश्यू या सेल्स का किंग बना सकती है अपने आप को, डिवाइड करके, डिफरेंशिएट करके। दीज सेल्स आर यूज फॉर डेवलपिंग डिफरेंट ह्यूमन टिश्यूज, और ये अलग अलग ह्यूमन टिश्यूज बनाती हैं। स्टेम सेल जैसे लीवर की भी होती है, जैसे पेनक्रियाज की भी होती है, जैसे अदर कोई बड़े हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग स्टेम सेल्स होती है, ठीक है। तो ये एक अलग अलग ह्यूमन टिश्यूज, ह्यूमन और टिश्यू मिलके ऑर्गन ऑर्गेनिज्म इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड रिन्यू देमसेल्व्स, वो अपने आप को डिवाइड कर सकती है और अपने आप को रिन्यू कर सकती है। नेक्स्ट इज other second characteristic is that the cells after division give rise to specialized cell types, तो वो अलग अलग specialized cell types को बर्थ देती हैं। फिर डिवीजन के बाद वो राइज मतलब एक ग्रो होते हैं स्पेशलाइज सेल टाइप्स, अलग अलग सेल के टाइप्स ग्रो होते हैं, उसके बाद राइज होते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन होता है, मतलब आफ्टर डिवीजन गिव राइज टू स्पेशलाइज सेल टाइप्स। नेक्स्ट इज स्टेम सेल डिफरेंशिएशन। स्टेम सेल डिफरेंशिएशन में सबसे पहले आता है टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। These cells have unlimited capability and have ability to form extra embryonic membranes. टोटीपोटेंट सेल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, यानी कि टोटीपोटेंट सेल्स ऐसी स्टेम सेल्स होती है जो कि पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकती है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बना सकते हैं, टिश्यूज भी बना सकते हैं, एम्ब्रियो को बना सकते हैं। जो एम्ब्रियो बना दी तो वो एम्ब्रियो बड़ा होगी, क्या बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म का ही फॉर्म लेगा, जाइगोट एम्ब्रियो, राइट। एंड ऑल द पोस्ट एम्ब्रियोनिक टिश्यूज, पोस्ट एम्ब्रियोनिक टिश्यूज भी बना सकती हैं, एम्ब्रियो के बनने के बाद वाले जो टिश्यूज बनते हैं। एंड ऑर्गन्स, एन एग्जाम्पल इज एम्ब्रियो, और इसका एक एग्जाम्पल है टोटीपोटेंट स्टेम सेल का, एम्ब्रियो एक टोटीपोटेंट स्टेम सेल होता है। नेक्स्ट इज प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है। तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैव द कैपेबिलिटी टू गिव राइज टू मोस्ट बट नॉट ऑल टिश्यूज ऑफ ऑर्गन। सारे टिश्यूज नहीं बनाती है, मोस्ट ज़्यादातर बना देती है या फिर लगभग बना लेती है, लेकिन ये एक ऑर्गन को नहीं बना सकती। टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एग्जांपल इनर मास सेल, ठीक है। तो मतलब प्लूरिपोटेंट सेल्स ऐसी स्टेम सेल्स जो कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को तो नहीं बना सकते, लेकिन हाँ कुछ ऑर्गेनिज्म के कुछ टिश्यूज को बना सकती हैं, उनमें इतनी एबिलिटी है। Next is multipotent stem cells. These cells are committed to give rise to cells that have specific function. जो specific functions करती है ना, उन cells को बना सकते हैं ये। Example is blood stem cells. तो multipotent stem cells वो जो कि कुछ specific functions वाली cells को grow करवाती हैं, जैसे कि blood stem cell, ठीक है। तो ये थी टोटीपोटेंट
इसको प्लूरीपोटेंट बोल रहे थे, और उसके बाद जो ब्लड स्टेम सेल बनी या फिर अदर कमिटेड स्टेम सेल्स बनी उनको मल्टीपोटेंट सेल बोल दिया। तो ब्लड स्टेम सेल्स यानी कि बोन मैरो कह सकते हैं हम लोग, जहाँ से प्लेटलेट्स, WBC, RBC ये सब बनती है, ठीक है। नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ स्टेम सेल्स। एक तो होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, दीज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5 to 6 months ओल्ड एम्ब्रियो। 5 से 6 महीने के एम्ब्रियो से इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को, एंड दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। कोई भी सेल को बना सकते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को बर्थ दे सकते हैं, किसी भी सेल को ग्रो कर सकते हैं, किसी भी सेल को राइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज adult stem cells. These cells are undifferentiated cells among differentiated cells, ठीक है। there are undifferentiated cells among differentiated cells। तो जो cells स्पेशल फंक्शन करने लग जाते हैं, डिफरेंशिएटेड का मतलब समझ आया, ठीक है, और उनके बीच में कुछ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी प्रेजेंट होती है। देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड आर डिस्क्राइब्ड एज दैट दे कैन डिवाइड इनटू फ्यू टाइप्स ऑफ सेल्स। जो सेल्स कुछ ही टाइप्स ऑफ सेल्स बना सकती हैं उनको बोलते हैं अडल्ट स्टेम सेल्स, जो कि डिफरेंशिएटेड सेल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स उनको भी अडल्ट स्टेम सेल बोलते हैं, जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो कुछ टाइप की सेल्स बना सकती हैं। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स। क्या होती है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन एम्ब्रियो। ऐसी सेल्स जो ह्यूमन के एम्ब्रियो से डिराइव की जाती हैं, दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म। या तो वो एग को प्रोडक्शन करते हैं या फिर स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, उनको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स। स्टेम सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो आपके टर्म 2 के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइज्ड एग। हम जैसे वो ओवा और स्पर्म का जब फ्यूजन होता है तो उसके बाद फर्टिलाइज्ड एग बनता है, दैट गिव राइज टू टोटिपोटेंट सेल, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड एग में क्या होती है, टोटिपोटेंट सेल्स। फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये जो इनर सेल मास है इसको प्लूरीपोटेंट सेल, यानी कि जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन या एक स्पेसिफिक ऑर्गन के टिश्यूज बनाएंगे उनको बोलते हैं प्लूरीपोटेंट सेल। टोटिपोटेंट सेल जो कि पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की क्षमता रखती है, ठीक है, एबिलिटी रखती है। तो ये तो होगी टोटिपोटेंट सेल, ये होगी प्लूरीपोटेंट सेल, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेल्स आइसोलेटेड फ्रॉम इनर सेल मास, तो यहाँ से सेल्स को आइसोलेट कर लिया जाएगा, फिर इन सेल को कल्चर किया जाएगा। तो फर्टिलाइज्ड एग प्रोवाइड टोटिपोटेंट सेल, ठीक है। दे फॉर्म प्लूरीपोटेंट सेल, फिर वो प्लूरीपोटेंट सेल बनाते हैं। यहाँ पे PO कर लेना, ठीक है, बाकी स्पेलिंग ठीक है। तो प्लूरीपोटेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो प्लूरीपोटेंट सेल्स आर देन आइसोलेटेड फ्रॉम इनर सेल मास, फिर उनको आइसोलेट कर लिया, यहाँ पे आइसोलेट कर रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद दे आर देन कल्चर्ड इन लेबोरेटरीज, फिर उनको लेबोरेटरी में कल्चर किया गया, एंड दीज गिव राइज टू डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज, फिर इनसे अलग अलग सेल्स और टिश्यूज बनाए गए, तो यानी कि अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन किया गया। दीज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड देयर ऑर्गन्स आर ट्रांसप्लांटेड इफ पेशेंट सफर फ्रॉम एनी डिजीज और डेफिशिएंसी। तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें ऑर्गन चाहिए होते हैं अलग अलग, ठीक है। अब पॉसिबल हमेशा हो नहीं पाता कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांट मिलना हर किसी के लिए और हर ब्लड ग्रुप का। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले से एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं जिससे कि हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए ग्राफ्ट रहें, ठीक है। अब ग्राफ्ट ही नहीं होंगे तो फिर तो ह्यूमन मरेगा। अब अगर हम पहले से ऐसी एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे जिससे कि हम अलग अलग ग्राफ्ट बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के, तो उनसे हम लोग लेके उनकी प्लूरीपोटेंट सेल जर्म सेल से इनर सेल मास से लेके उसको कल्चर करवा के और एक अलग अलग ऑर्गन बना देंगे। जैसे मान लीजिए किडनी का फॉर्मेशन करते हैं, हमने ऐसे सेल्स और टिश्यूज को ग्रो करवाया कि वो किडनी का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है, किडनी के टिश्यूज और सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, कोई लीवर का फॉर्मेशन कर रही है, कोई पैनक्रियाज का फॉर्मेशन कर रही है। तो ऐसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के ग्राफ्ट तैयार कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट तैयार कर सकते हैं और फिर उनको ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक में यूज कर सकते हैं। और अगर हम लोग लार्ज नंबर पे ग्रो कर लेते हैं तो फिर ट्रांसप्लांट का जो इतना महंगा जो चार्ज होता है वो भी शायद कम हो जाए, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई ना, एक ऑल्टरनेटिव आ गया। पहले यही था कि बस किसी ह्यूमन बॉडी से ही ले सकते हैं हमारे पास, अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है, हमको पता चला है स्टेम सेल के बारे में, इसकी एबिलिटी के बारे में, तो अब हमको ट्रांसप्लांट ग्राफ्ट तैयार करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम अगर ये टेक्नोलॉजी बढ़ती है, इसकी एप्लीकेशंस हम लोग लार्ज नंबर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी इज यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, एग्जाम्पल डायबिटीज, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हार्ट डिजीज। तो जैसे डायबिटीज़ है किसी पेशेंट को, या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, या फिर हार्ट डिजीज़ है,
तो हम लोग इस स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से इन डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए डायबिटीज़ किसकी वजह से होती है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से। हम लोग वो वाली सेल्स डेवलप कर लेंगे ना जो इंसुलिन बनाती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, उन सेल्स को डेवलप करके सॉरी, तो उन सेल्स को डेवलप करके हम लोग क्या कर लेंगे, वो बॉडी में इंसर्ट कर देंगे, तो इंसुलिन हमारी बॉडी में नेचुरली बनने लग जाएगा। अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देखते हैं, हार्ट डिसीजेज देखते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो जो हमको ऑर्गन की ज़रूरत है, तो इस तरीके से स्टेम सेल टेक्नोलॉजी से हम लोग कुछ डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जेनेटिक डिजीज़ जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है, उसको ट्रीट किया जा सकता है ना। थ्रू दीज थ्रू टिश्यू रिपेयर डिफरेंट डिजीजेज कैन बी ट्रीटेड बाय दिस टेक्नोलॉजी। टिश्यू को रिपेयर करके अलग अलग डिजीजेज को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अडल्ट बोन मैरो आर इंजेक्टेड इन हार्ट आर्टरीज टू इम्प्रूव कार्डियक फंक्शन। तो कार्डियक फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग बोन मैरो को इंजेक्ट कर सकते हैं, है ना, हार्ट आर्टरीज में डाल के ऐसे कार्डियक फंक्शंस वगैरह इनको इम्प्रूव कर सकते हैं हमारी बोन मैरो वगैरह को इंजेक्ट करके। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में मान लीजिए कि कार्डियक फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंजेक्शन ऑफ स्टेम सेल्स रिड्यूस पैनक्रिएटिक कैंसर। तो इनको इंजेक्ट करना स्टेम सेल्स को, तो पैनक्रिएटिक कैंसर को भी रोका जा सकता है। तो काफ़ी सारे डिजीजेस को हम लोग क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से। स्टेम सेल्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ओके, नेक्स्ट इज स्टेम सेल्स आर गाइडेड फ्रॉम पैनक्रियाटिक आइलेट्स टू सीक्रेट इंसुलिन टू क्योर डायबिटीज। तो हम लोग स्टेम सेल्स वहाँ भी डाल सकते हैं जिससे कि वो उन सेल्स को इंसुलिन सिक्रीट करने के लिए बोले मतलब गाइड करेगा। पैनक्रियाटिक जो आइलेट सेल्स है उनको फॉर्म करेगा। तो स्टेम सेल्स आर गाइडेड टू फॉर्म पैनक्रियाटिक आइलेट सेल्स टू सीक्रेट इंसुलिन टू क्योर डायबिटीज। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि क्या नाम, इंसुलिन, अगर इंसुलिन की ज़रूरत होती है डायबिटीज़ किस वजह से होती है, इंसुलिन की कमी से। तो इस तरीके से हम लोग ऐसी सेल्स को गाइड कर सकते हैं कि वो पैनक्रियाटिक आइलेट सेल्स बनाए और फिर वो इंसुलिन सिक्रेट करे। तो ये एक नेचुरल क्योर ही हो गया, और परमानेंट भी कह सकते हैं इसको। These cells are also these are also used in restoration of vision। किसी की विजन चली गई हो परमानेंट, उसको भी कर सकते हैं हम, ठीक, रिस्टोर कर सकते हैं विजन को भी। तो विजन इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट्स भी, इनके लिए वो बून की तरह है कि पेटेंट्स a set of exclusive right granted by a state, national government to inventor or their assignee for the limited period of time in exchange for a public disclosure of an invention। मान लीजिए किसी ने भी कोई भी इन्वेंशन किया, कोई भी ऐसी चीज़ बनाई जो पहले ना बनी हो, ठीक है, कुछ अलग आविष्कार किया, तो उसका अगर हम लोग हमारे पास एक राइट होता है कि हाँ मैंने ये डिज़ाइन किया है, तो गवर्नमेंट से उसका एक राइट ग्रांट करवा लिया जाता है, बनवा लिया जाता है, कैसे साइन करवा लेते हैं स्टैम्प्स वगैरह के ऊपर, और वो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है, वो उसको फिर रिन्यू करवाते रहो। ठीक है, पेटेंट को रिन्यू करवाते रहना चाहिए, तभी वो आपका रह पाएगा। तो उस इन्वेंटर को दिया जाता है, या फिर जिसने किया असाइनी को दिया जाता है फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर अ पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एन इन्वेंशन। अगर आप पब्लिक को वो यूज़ करने दे रहे हो, ठीक है, तो आप पेटेंट करवा लो उस पर, और फिर आप लोगों को उसको यूज़ करने के लिए दे सकते हो, क्योंकि अब आपने पेटेंट करवा लिया। अब आपको मान लीजिए कि किसी ने कोई दवाई के ऊपर पेटेंट करवा रखा है, किसी ने वो मेडिसिन डेवलप करी इन्वेंशन के लिए, ठीक है, तो पेटेंट करवा लिया, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई उसको यूज़ करेगा ना उस मेडिसिन को, तो उसको उसका कुछ परसेंट उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो इन्वेंशन उस आदमी ने की है, तो उस तक वो पहुंचेगा, उसका जो मनी जो है, जो भी कुछ परसेंट है ना, उसके शेयर का, वो उसको मिलेगा, क्योंकि डेवलप तो उसने किया है। अब वो ऐसे डायरेक्टली तो बेच नहीं सकता, उसको उससे परमिशन लेनी होगी, कैन आई सेल दिस प्रोडक्ट, यस यू कैन, बट यू हैव टू गिव सम कमीशन और सम परसेंट ऑफ योर टू मी। तो इस तरीके से हम लोग पेटेंट करवा लेते हैं, और इसको रिन्यू भी करवाता रहना पड़ता है कुछ टाइम के बाद। हो सकता है इसकी जो वो रूल्स हैं कुछ ऐसे ही हैं कि कुछ टाइम के बाद ये पेटेंट जो है वो ग्रांट नहीं रह पाता, हमारा नहीं रह पाता, तो उसको फिर से रिन्यू करवा लेना चाहिए। ठीक है, पेटेंट्स आर सपोज टू सेटिस्फाई 3 क्राइटेरिया ऑफ नॉवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस एंड यूटिलिटी।
ठीक है। तो ये इनको सेटिस्फाई करने के लिए, इन 3 क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करने के लिए करवाया जाता है, इसलिए बनवाया जाता है पेटेंट, इसलिए करवाया जाता है ताकि कोई यूज़ भी कर सके और गलत भी ना हो किसी के साथ, है ना। एक बिल्कुल साफ तरीके से भाई तुम्हारा है तो ठीक है, ओके फाइन, तो इस तरीके से आप पेटेंट करवा लीजिए और कोई यूज़ कर सकता है फिर उसको, ठीक है। नेक्स्ट इज नोवेलिटी इम्प्लाइज दैट इनोवेशन मस्ट बी न्यू। नोवेलिटी का मतलब वो एकदम नई होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी ने पहले डेवलप कर दी, हमने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमारी बना ली, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। एकदम कुछ अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, किसी से मिलती जुलती हल्की बहुत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी वही है, बस हल्का सा चेंज है, तो फिर तो आपके ऊपर केस बन ही सकता है। नेक्स्ट इज इट कांट बी अ पार्ट ऑफ प्रायर आर्ट और एग्जिस्टिंग नॉलेज। कोई नॉलेज पहले से एग्जिस्ट करता है उसका पार्ट नहीं हो सकता, वो कोई प्रायर आर्ट जो पहले बनाई गई है उसका पार्ट नहीं हो सकता। नॉन ऑब्वियसनेस का मतलब होता है इट इम्प्लाइज दैट इट मे नॉट बी डॉक्यूमेंटेड बट इज अदरवाइज वेल नॉन, ठीक है। इसका मतलब हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स में ना हो, लेकिन वो बट इज अदरवाइज वेल नोन, लेकिन वो सबके जानकारी में है। द डिस्कवर्ड फैक्ट और प्रोडक्ट शुड बी ऑफ अ पर्टिकुलर यूज फॉर ह्यूमन बींग्स, तो वो कुछ यूज का होना चाहिए, किसी ना किसी यूज का होना चाहिए ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। कोई ना कोई तो यूज आने चाहिए, कोई ऐसा आविष्कार किया जो किसी काम ही नहीं आ रहा, क्या मतलब है फिर, राइट। नेक्स्ट इज कंट्रोवर्सीज इन इंडिया रिगार्डिंग पेटेंट एंड बायोपायरेसी। तो इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई, कॉम्प्लिकेशंस, कंट्रोवर्सीज जो खड़ी हुई पेटेंट्स के रिगार्डिंग, बायोपायरेसी, कि किस तरीके से बायो रिसोर्सेज की चोरी की जा रही थी। सबसे पहले आता है टर्मरिक। तो इन मई 1995 यूएस पेटेंट ऑफिस ग्रांटेड अ पेटेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर फॉर यूज ऑफ टर्मरिक इन वाउंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग में ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर ने क्या किया, अपने नाम पेटेंट करवा लिया टर्मरिक को, कि टर्मरिक हमने बनाई है और टर्मरिक हमने ग्रो करवाई है, ये हमने इसका इन्वेंशन किया है, ये बहुत नया आविष्कार है। और 1995 में उन्होंने यूएस पेटेंट ऑफिस से ग्रांट करवा लिया ये पेटेंट। अब हमें पता है टर्मरिक कहाँ ग्रो हुई थी, कहाँ पे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा था वुंड हीलिंग के लिए। ऑब्वियसली हमारे इंडिया में था और बहुत टाइम से था, सेंचुरीज से, बहुत सालों से चला आ रहा था। हल्दी कहते हैं ना कि घर में हल्दी का ले, हल्दी लगा लो घी में डाल के तो आपकी कोई भी वुंड जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है, और ये बात सच भी है। जैसे मान लीजिए किसी ने ये जो नाक वगैरह बिंदवाते हैं, कान वान बिंदवाते हैं, तो उनकी जैसे पकना स्टार्ट हो जाता है, या फिर जैसे दर्द होने लगेगा, ब्लीडिंग होने लगेगी नोज में या फिर ईयर्स में, तो वहाँ पे उस वुंड को हील करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा घी लेके उसमें हल्दी डाल के उसको गर्म करके, है ना, और फिर उसको आप वहाँ उस एरिया के आसपास लगा लीजिए, तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये घरेलू नुस्खा भी माना जा सकता है और बहुत टाइम से हमारे इंडिया में तो बहुत टाइम से चला आ रहा है, और सच में इससे वुंड हील होता भी है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है टर्मरिक की। टर्मरिक को हमें पता है कि गर्म दूध में डाल के टर्मरिक पीने से भी हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, और भी फायदे हैं इसके। तो उन्होंने ये करवा लिया कि हाँ हमने किया है, ये हमने आविष्कार किया, इन्वेंशन हमने किया है। कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑफ टर्मरिक पेटेंट इफ एन इंडियन इन अमेरिका sprinkles turmeric powder just as her ancestors in India have done for centuries on her child's grave. She would be in fact be infringing US patent laws and would be open to prosecution. इसका मतलब ये है कि टर्मरिक पेटेंट, क्योंकि यूएस वालों ने इसको अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया है, तो अगर कोई इंडियन वहाँ पे अमेरिका में टर्मरिक को स्प्रिंकल करता है एक पाउडर की फॉर्म में, ठीक है, और क्योंकि उसने अपने एंसेस्टर्स को देखा है, उन्होंने भी काफ़ी टाइम से इसको यूज़ किया है, ठीक है, तो सेंचुरीज से बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, उसने अपने एंसेस्टर्स को देखा तो उसने भी वो यूज़ कर लिया। लेकिन अब उसकी ये जो बचपन वाली जो उसके अंदर जो हैबिट है, या फिर वो क्योंकि इसके बारे में नॉन है, तो उसने अगर उसको यूज़ कर लिया, तो अब उसके ऊपर यूएस वाले उसको एक चार्ज कर सकते हैं, क्रिमिनल साबित कर सकते हैं, क्योंकि उसने यूएस पेटेंट लॉज यानी कि यूएस पेटेंट से कोई परमिशन नहीं ली, तो उसके ऊपर एक चार्जिंग केस बनाया जा सकता है, उसको प्रोसिक्यूशन के अंडर कोई एक क्रिमिनल का करार दिया जा सकता है, क्योंकि यूएस पेटेंट बन चुका है टर्मरिक, और एक ऐसी चीज़ के लिए जो कि हमारी खुद की थी, यानी कि हमारे इंडिया की थी, ठीक है, हमारी खुद की जो डाइवर्सिटी इतने टाइम से चलती आ रही, हमारी खुद की जो
लेजिमेसी है, उसके लिए अब हमको दूसरों से मांगनी पड़ेगी परमिशन, क्योंकि उन्होंने इसको पेटेंट करवा लिया है। हमारी लीगेसी के लिए अब हमें दूसरों से परमिशन लेनी पड़ेगी, कैन वी यूज इट। तो इस वजह से ये पेटेंट हम खुद करवा ले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इंडिया का खुद का प्रोडक्ट है और हम खुद ही इसके क्रिमिनल बन जाएंगे अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो अमेरिका में जाके। इसलिए द पेटेंट वॉज प्रॉम्प्टली चैलेंज। डॉक्टर R.A. मैशेलकर ने इसको चैलेंज किया। एक इंडियन साइंटिस्ट थे वो, उन्होंने बहुत काम किया है इंडिया को कंसर्न बनाने के लिए, अवेकन जगाने के लिए टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ राइट इशूज़। वरना तो हम लोग ऐसे ही हमारे सारे प्रोडक्ट कोई और ही ले जाता, कोई और ही पेटेंट करवा लेते अलग अलग कंट्रीज़ के लोग। डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास हमारी तरह इतनी रिच लिगेसी नहीं है, इतना हमारे पास जैसे ट्रेडिशनल जो पहले से चले हमारी जो पुरानी चली इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास इतना अच्छा नहीं है। ये हमारे इंडिया में ही है, हमारी एक सौगात की तरह है। जैसे पुरानी चीज़ें हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा, ये सब आपको डेवलप्ड कंट्रीज़ में नहीं मिलेगा, इतना आपको अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में मिल जाएंगी ये सब चीज़ें। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करती हैं, वहाँ से लेके उन चीज़ों को पेटेंट करवाने की कोशिश करती है और सोचती है कि अब हम लोग इनके किंग बन जाएंगे और फिर हम लोग अब इनको इस तरीके से यूज़ करेंगे इनकी चीज़ों को। हमारी चीज़ को वो खुद ही यूज़ करने स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ सबमिशन, जब उन्होंने ये चैलेंज किया, उन्होंने कोर्ट में जाके और इसके बारे में जो भी लगाई कि क्या नाम फाइल वगैरह, केस वगैरह फाइल किया इसके अगेंस्ट। ठीक है, तो फिर उनके 4 महीने बाद इट वॉज एस्टेब्लिश दैट यूज ऑफ टर्मरिक एज ए हीलिंग एजेंट वॉज वेल नोन इन इंडिया फॉर सेंचुरीज, क्योंकि इंडिया में जाना जाता है बहुत सालों से, बहुत टाइम से। तो ये इंडिया का ही पेटेंट है, फिर वो पेटेंट हमारे नाम पे हुआ। इस तरीके से हमने हमारे बहुत से पेटेंट है, जैसे टर्मरिक को उन्होंने करवा लिया था ना, इसी तरीके से उन्होंने नीम को भी करवाया था। अब नीम को किसने करवाया था, 1996 में हुआ था। वंदना शिवा चैलेंज द पेटेंट रेंटेड टू द फर्म, जो उस फर्म को दे दिया गया था, WR ग्रेस एंड कोऑपरेटेड बाय यूरोपियन पेटेंट ऑफिस। तो उन्होंने किया था ये, वो WR ग्रेस एंड कॉर्पोरेशन को दिया था, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, उन्होंने अपना नाम पेटेंट करवा लिया था नीम को। मुनिश फॉर फंगिसाइडल नीम यूज ऑफ ऑयल, तो ये क्या करता है कि फंगी को किल करता है नीम ऑयल। ठीक है, तो उसने उन्होंने करवा लिया कि हमने इसका डिस्कवरी किया, इसका इन्वेंशन किया है कि ये इस तरीके से फंगी वगैरह को किल कर देता, अदर इंसेक्ट्स को किल कर देता। नीम जो है वो बहुत यूजफुल है। ठीक है, ऑल्दो द पेटेंट हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर एक्सट्रैक्शन टेक्निक, वो एक्सट्रैक्शन किस तरीके से हम लोग नीम से ऑयल वगैरह निकाल सकते हैं, फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, हालांकि उसके लिए पेटेंट हुआ था। द इंडियन प्रेस डिस्क्राइब इट एज a patent on neem tree itself. ठीक है, एंड द रिजल्ट वॉज वाइड स्प्रेड पब्लिक ऑटोक्रेसी विच वॉज इकोड थ्रू आउट द डेवलपिंग वर्ल्ड। तो फिर वो चारों तरफ इसका बहुत शोर शराबा मचा कि इस तरीके से किसी और ने हमारा पेटेंट खुद के नाम करवा लिया है। तो फिर वंदना शिवा और अजय फड़के ने क्या किया, हु हैड रिसर्च नीम इन इंडिया, उन्होंने नीम के बारे में रिसर्च किया बहुत इंडिया में। हमारी जो एंशियंट्स किताबें वगैरह हैं उन सब के अंदर नीम का बहुत जगह पे दिया हुआ था, इसका यूज़, और नीम कहाँ कहाँ पहले सेंचुरीज कितने टाइम से यूज़ किया जा रहा है। तो फिर उन्होंने उन सब चीज़ों को रिसर्च किया, उन पेपर्स को तैयार किया, रिसर्च पेपर को, ताकि वो जा कर के इसके ऊपर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपना खुद का बेस बना करके फिर फाइट करेंगे, तो फॉर श्योर वो पेटेंट उनके नाम वापस हो जाएगा, जैसे कि डॉक्टर RM मैचहेलकर ने किया था। उसी तरीके से फिर इन्होंने भी फाइट किया उसके अगेंस्ट, ताकि हमारे खुद का जो है वो हमारे ही नाम रहे पेटेंट, हमारी खुद की है वो प्रोडक्ट, तो फिर हम दूसरों को कैसे लेने रह सकते। सो दे फ्लैग्ड एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, तो उन्होंने उनके बारे में छानबीन करी टू पॉइंट आउट दैट देयर वाज नो नोवेलिटी, ऐसे कोई नया आविष्कार नहीं हुआ है। फैक्टर इन नीम्स मैजिकल प्रॉपर्टीज दैट ग्रेस एंड को हैड अनवेल्ड, जो उन्होंने दिखाई है, सबको बताया है और ओपन किया है सबके लिए कि देखिए हमने एक नया आविष्कार किया, ये सब कुछ भी नया नहीं है, ये हमारा खुद का सेंचुरी से चला आ रहा एक इंडियन टेक्स्ट में इसके बारे में बहुत दिया हुआ है। तो उन्होंने ये सब बेस बना के सब रिसर्चेस को अपने पेपर्स वगैरह में पेन डाउन करके फिर वहाँ जाके उन्होंने बताया। एंड द इंडियन हैड बीन यूजिंग दैम फॉर लॉन्ग, और वो नीम को बहुत टाइम से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो द लीगल एक्शन वॉज टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉलोड विद द पेटेंट इवेंचुअली बीइंग ओवरटर्न्ड इन 2005। 2005 में इसका पेटेंट हमारे नाम हुआ।
और न जाने कितने ही प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं होगी और किसी ने पेटेंट करवा रखा होगा तो फॉरेन ने, और वो उसको यूज़ कर रहा होगा, उसको बहुत एक उसकी बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही होगी, बहुत अच्छा उस कंट्री का उनको काफ़ी अच्छा टर्नओवर मिल रहा होगा। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना चाहिए अपने राइट्स के बारे में। पेटेंट जो है कि बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था उस टाइम पे, क्योंकि टर्मरिक का पेटेंट, फिर उसके बाद नीम का, और उसके बाद बासमती राइस। तो सितंबर 1997 में एक टेक्सास कंपनी कॉल्ड राइस टेक वन ए पेटेंट ऑन बासमती राइस लाइन एंड ग्रेन्स। तो उन्होंने क्या किया, अपने नाम पेटेंट करवा लिया बासमती राइस के ऊपर, ठीक है। एंड द पेटेंट सिक्योर्ड द लाइन्स ऑफ बासमती एंड बासमती लाइक राइस। तो बासमती जैसे राइस और बासमती के ऊपर उन्होंने अपना पेटेंट करवा लिया, कहा कि ये तो हमने इन्वेंशन किया। एंड द वेज ऑफ सिलेक्टिंग दैट राइस फॉर ब्रीडिंग, तो जिस तरीके से हम लोग राइस की ब्रीड को सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी अच्छी कौन सी नहीं, उन सब चीज़ों पे खुद का पेटेंट करवा लिया राइस टेक ने, कंपनी ने, एक टेक्सास कंपनी है। सो द राइस टेक ऑन्ड बाय प्रिंस हैंस एडम ऑफ लिस्टेनस्टेन। तो वो वहाँ के जो प्रिंस हैं उनके नाम है वो कंपनी। तो फिर उसके ऊपर बहुत सी एलिगेशंस लगी बायोपायरेसी के अंडर कि इन्होंने बहुत गलत किया है। एक बासमती राइस जो कि काफ़ी टाइम से इंडिया में इसका है चलन, और ये इंडिया में ही जाना जाता है सेंचुरीज से, और इन्होंने इसमें कोई नयापन नहीं है, ये हमारे इंडिया का प्रोडक्ट है, और इन्होंने खुद के नाम पेटेंट करवा दिया। तो फिर उसके ऊपर ये बायो रिसोर्सेज की चोरी के बहुत से इल्ज़ाम भी लगे। एंड इट हैज़ ऑल्सो कॉज्ड अ ब्रीफ डिप्लोमेटिक क्राइसिस। फिर इसने बहुत बड़ा एक दंगे जैसा माहौल हो गया था उस टाइम पे बिटवीन इंडिया एंड यूएस के बीच में। क्राइसिस, बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था, विद इंडिया थ्रेटनिंग टू टेक द मैटर टू WTO। फिर इंडिया जो है उस मैटर को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ले जाना चाह रही थी एज अ वायलेशन ऑफ ट्रिप्स, यानी कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यानी कि हम तो किसी को ये हम ट्रेड वगैरह से रिलेटेड जो इनके ऊपर इस राइट से ट्रिप्स के वायलेशन के अंदर इस केस को फाइल करना चाह रही थी। कुड हैव रिजल्टेड इन अ मेजर एम्बेरसमेंट फॉर यूएस। फिर यूएस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, एक बहुत बड़ा क्राइसिस का क्रिएट हो गया था इंडिया और यूएस के बीच में। एंड बोथ वॉलेंटरली and due to review decisions by US Patent Office, राइस टेक lost most of the claims of patent। और फिर राइस टेक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसको वो बहुत सारे क्लेम्स हार बैठा था फिर उस पेटेंट के ऊपर। मतलब उसने जो जो कहे थे कि क्या नाम है, राइस की हम लोग एक ऐसी बासमती जैसे राइस भी निकाल रहे हैं, साथ में बासमती की लाइन्स भी हमारी खुद की हैं, और दूसरा हम लोग राइस की ब्रीडिंग कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो पूरे क्लेम्स हार गया था राइस टेक जो कंपनी थी, और उसका जो हेड था यानी कि प्रिंस हैंसेन, उस पर भी बहुत से एलिगेशंस लगे, तो बहुत नुकसान हुआ था उस कंपनी को। यूएस पेटेंट ऑफिस ने फिर ये डिसीजन दिया कि इट वाज नॉट आवर, सो इस तरीके से पेटेंट को उन्होंने लॉस कर दिया, और साथ ही में बहुत से हार्म भी हुए उसको। अदर बिजनेसेस में भी नाम तो उसका ख़राब हुआ ही था, क्योंकि उसने एक बायो पायरेसी चोरी की थी ओवरऑल एक बायो रिसोर्स की। सो दिस वॉज रिलेटेड टू योर पेटेंट्स, क्योंकि हमारे इंडिया के थे और अदर कंट्रीज़ ने अपने नाम करवा लिए थे। तो इस वजह से हमें कंसर्न रहना चाहिए। हमारे खुद का कोई भी अगर प्रोडक्ट है और कोई और यूज़ करता अगर हमें दिख रहा है, तो हम उसके ऊपर एलिगेशंस फाइल कर सकते हैं अंडर बायोपायरेसी। एंड स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के बारे में भी इसमें दिया हुआ था, एंड a good number of questions can be formed in your examinations. So if you like the video, so please like, share and subscribe the video, and if you have any query you can let me know in the comment section, and नोट्स की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। So please do like, share and subscribe the video, and do not forget to hit the subscribe button. Thank you.